नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी बिहार का अपना कार्यक्रम बिहार बिहान और आपके साथ मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट अर्पिता। दर्शकों, आज की सुबह की जो सूर्य की लाली है कुछ ज़्यादा ही खास है। कहते हैं कि दूरदर्शन बिहार से हर घर में खुशहाली है। तो आज के खास मौके पर मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का दिन बेहद खास है, हम तमाम चर्चाएं करेंगे, बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं। क्यों अनामिका? बिल्कुल। डीडी बिहार देख रहे सभी दर्शकों को, बिहार बिहान देख रहे सभी दर्शकों को अनामिका का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत मैं कुछ इस तरह करना चाहूँगी। जीवन में आगे बढ़ता चल, मुश्किलों से तू लड़ता चल। जो कहते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, कह दो उन्हें एक दिन मेरा भी आएगा। बिल्कुल सच ही कहते हैं दर्शकों, जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है। हम सभी के जीवन में परेशानियां, तकलीफ़ें तो आती ही रहती हैं, लेकिन लाइफ की एक खूबसूरत बात ये भी है कि यहाँ कष्ट, तकलीफ़ सदैव नहीं रहते, स्थायी नहीं रहते। समय बदलता रहता है। आज अगर आपका बुरा वक्त है तो कल अच्छा समय भी आएगा। अगर आज आप अपनी हार से निराश हैं तो कल यकीनन आपको जीवन में कामयाबी ज़रूर मिलेगी। बस खुद पर विश्वास बनाए रखें, अपनी काबिलियत पर भरोसा रखें और हर परिस्थिति का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहें, क्योंकि सच्चे मन से की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। क्यों अर्पिता? बिल्कुल सही कहा अनामिका कि मेहनत लगातार हमें करते रहना चाहिए और हम आपको ज़रूर बताना चाहेंगे कि हमने भी आपके लिए खास मेहनत की है। मेहनत की आज की नहीं है, कई दशकों की ये मेहनत है, कई लोगों की मेहनत है, या यूं कहें कि एक लंबा चौड़ा हमारा परिवार है। तो हमने जैसा कहा है, आपसे वादा किया है कि ये सिलसिला बरकरार रखते हुए हम कुछ आज खास आपके लिए लेकर आएंगे, लेकिन थोड़ा सस्पेंस बरकरार रखेंगे। हर दिन हम प्रयास ये भी करते हैं अनामिका कि अपने दर्शकों को थोड़ा मोटिवेट करें, सकारात्मक ऊर्जा से उन्हें भर दें और खुद भी थोड़े पॉजिटिव हो जाएं। तो चलिए खुद को थोड़ी एनर्जी देते हैं और आज के दिन को खुशनुमा बनाते हैं इस अनमोल वचन के साथ। इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है, क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए ये जरूरी है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो आज की सुबह की शुरुआत तो बहुत ही खुशनुमा तरीके से हुई है और अब दर्शकों हम कार्यक्रम के अहम पड़ाव पर पहुंच गए हैं और इस पर मैं कार्यक्रम को इस तरह आगे बढ़ाना चाहूँगी कि मैं सबके दिलों में बसता हूँ, सबकी आंखों का तारा हूँ। नए रंगों से, नए ढंगों से मैं नित्य सजाया जाता हूँ। कभी बच्चों का दोस्त बनकर उन्हें सिखाता हूँ, तो कभी नौजवानों का हमराही बन उन्हें राह दिखाता हूँ। कभी बुजुर्ग का साथी बन जाता हूँ, तो कभी नारी शक्ति बन उनके हौसले बढ़ाता हूँ। आप स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, यही कामना करता हूँ। मैं सदैव आपके साथ हूँ, मैं दूरदर्शन बिहार हूँ। आज का जो ये पावन दिन है, आज का जो ये मौका है, ये कविता उन तमाम दूरदर्शन प्रेमियों को, उन तमाम दूरदर्शन के दर्शकों को समर्पित है। और आज का जो दिन है जब 1990 में दूरदर्शन बिहार की नींव रखी गई थी, तब से ये शानदार सफ़र आज भी जारी है, आगे भी आपके साथ चलता रहेगा, नित नए आयामों को छूता रहेगा और बिहार की मिट्टी की खुशबू यूं ही बिखेरता रहेगा। क्या कहोगे अर्पिता? बिल्कुल, हमारे दर्शकों ने अनामिका कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा है और शायद इसीलिए आज हम हर गुजरते दिन के साथ और ज़्यादा अपने दर्शकों के लिए तमाम कार्यक्रम लेकर आने का प्रयास करते हैं। तो आज ये मौका है हम सब के साथ सेलिब्रेट करने का, आज ये मौका है आप सबको शुक्रिया कहने का, आज मौका है उन तमाम सहकर्मियों, सहभागियों का शुक्रिया अदा करने का जिन्होंने न दिन देखा न रात देखी, बस डटे रहे मैदान में। जो कमरे के अंदर रहे, जो स्टूडियो के अंदर रहे, उन्होंने तो पसीना बहाया ही, कड़ी मेहनत की ही, लेकिन जो फील्ड में रहे, जिन्होंने न तूफान देखा, न बारिश देखी, न कड़ी धूप देखी, लेकिन डीडी बिहार को आगे बढ़ाने के लिए और आपके लिए तमाम कार्यक्रम करने के लिए वो मैदान से हटे नहीं। और शायद यही वजह है कि आपका प्यार लगातार बरकरार है। तो सबसे पहले तो अनामिका हम आपका भी धन्यवाद करेंगे और अपने दर्शकों का खास तौर पर धन्यवाद करेंगे, जिनकी वजह से आज हम इस कार्यक्रम में आज भी उतनी ही खुशी के साथ आपके सामने आ पाते हैं, क्योंकि आपका प्यार हमारे साथ बहुत अच्छे से बरकरार है। और इस खास मौके पर अनामिका हम अपने दर्शकों से
दो खास ऐसे मेहमानों की मुलाकात करवाने जा रहे हैं जिन्होंने बड़ी शिद्दत से दूरदर्शन के साथ जब शुरुआत की तो ये सफ़र उन्हें शायद नहीं लगा होगा कि यहाँ तक आएगा, लेकिन उनकी मेहनत या उनकी काबिलियत कहे कि उन्होंने दूरदर्शन को अपना घर, अपना परिवार या यूं कहे अपना ही शरीर का कोई अंग समझा, और शायद इसीलिए आज हम उनका स्वागत करते हुए मेरे गूज बम्स भी आ रहे हैं कि थोड़ी एक्साइटमेंट भी है। तो सबसे पहले हम स्वागत करते हैं पार्थ सारथी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप दूरदर्शन में सेवा निवृत्त हो चुके हैं, कार्यक्रम अधिशासी रहे हैं और एक लंबा वक्त आपने हमारे दूरदर्शन में दिया है और आज भी आप उसका हिस्सा है, बेहद खुशी है हम सब के लिए। सौभाग्य हमारा। हमारे अगले जो गेस्ट हैं मनोज प्रभाकर सर, जो वर्तमान में हमारे कार्यक्रम के प्रमुख हैं, HOP हैं। सर, आपने जो तमाम रूपरेखा बनाई और ख़ास तौर पर जिस प्रोग्राम में आज हम लोग बात कर रहे हैं, इसकी रूपरेखा भी, बिहार अभियान की रूपरेखा भी आपने ही तय की, तो हमारे लिए काफ़ी गर्व की बात है और भविष्य में आप काफ़ी कुछ नया लेकर भी आने वाले हैं, ऐसी हमें उम्मीदें हैं। तो आपका स्वागत करते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोनों का एक बार फिर से बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम बिहार अभियान में। आप लोगों का भी। पार्थ सारथी सर, आपसे शुरुआत करना चाहूँगी। दूरदर्शन बिहार का ये जो अद्भुत सफ़र रहा है, चूँकि हमारे लिए आज बहुत गौरव का दिन है, बहुत ही हर्ष का पल है, तो ये जो अद्भुत यात्रा रही उसे आप कैसे देखते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आप सबों को धन्यवाद देना चाहता हूं और अपने सभी सेवानिवृत्त साथियों की तरफ से आप सबों का धन्यवाद करता हूं, बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि जो सफ़र हम लोगों ने शुरू किया था, आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से उसे ऊपर ले जा रहे हैं। तो धन्यवाद आपका और शुभकामनाएं। जहाँ तक पटना केंद्र की बात है, जो शुरू हुआ उस समय 90 में, तो बहुत छोटे से पैमाने से शुरू हुआ, कम सामान थे, साजो सामान, लोग भी आए थे, तो बहुत उत्साह था और दर्शकों को भी बड़ी आशा थी कि हमारे केंद्र को कुछ ऐसा हमारा कार्यक्रम बने, हमारे ऐसे लोग आएँ, हम लोगों को मौका मिले। तो उस समय जिम्मेवारी बढ़ती है बहुत आपकी, क्योंकि आप सही लोगों को सही कार्यक्रम के लिए सही ढंग से पेश करें। तो हमें फ़ायदा ये था उस समय कि हमें कोई किसी से कोई प्रतियोगिता टाइप की चीज़ नहीं थी, हम थे, जो चाहे करें, लेकिन उसमें फिर जिम्मेवारी उतनी ही बढ़ जाती है। तो हमारा ये सौभाग्य था कि जो साथी लोग थे वो बहुत जागरूक थे और बहुत उत्साही थे। जिन सीनियर्स का साथ हम लोगों को मिला वो भी बहुत अच्छा था। जो तकनीकी टीम थी बहुत उत्साही थी, बहुत जानकार थी। कम साजो सामान से फील्ड में, स्टूडियो में किसी तरह अच्छे कार्यक्रम कैसे बनाएं, सुविधा कुछ नहीं थी, ना के बराबर थी। आज के मुकाबले देखें तो कुछ था ही नहीं। तो उस समय भी लोगों ने बड़ी मेहनत की और बहुत से कार्यक्रम ऐसे हैं जिसको आज अगर आप लाइब्रेरी से निकाल के देखें तो आप आश्चर्य करेंगे कि क्या उस समय भी इन सब चीज़ों को बनाया जा सकता था। तो डेफिनेटली वो दर्शकों के लिए था और दर्शकों ने उसको सराहा भी। तो उसको हम अपनी सफलता इसलिए मान सकते हैं कि ये सफ़र चल रहा है और लोग हमसे आज भी जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। आपके लिए तो काफी भावुक पल भी होगा ये आज का मौका, डेफिनेटली एक लंबा वक्त गुजरा है, कह सकते हैं कि आपका पूरा जीवन ही गुजरा है इसके साथ। मनोज सर, मैं आपका जरूर विचार जानना चाहूंगी, आज का ये खास दिन आपके लिए कितना खास है? बेहद ही खास, और ख़ास करके दूरदर्शन देखने वाले तमाम जितने भी हमारे लोग हैं, जितने भी हमारे युवा हैं, जितने भी हमारे वृद्धजन हैं जो दूरदर्शन को देखते चले आ रहे हैं, दूरदर्शन को जीते चले आ रहे हैं। दूरदर्शन एक चैनल नहीं, एक विश्वास है, एक आस्था है, एक प्रेरणा है, एक इंस्पिरेशन है, एक आशा, एक उम्मीद है, एक भावना है। तो इनको चंद शब्दों में समेटना बहुत ही मुश्किल। दूरदर्शन एक शब्द नहीं है, एक भाव है जो ट्रेडिशन, कस्टम, कल्चर और हमारी तमाम जो मौलिक मूल्यों की जो चीज़ें हैं इसको समेटता चला आ रहा है, लोगों तक पहुंचाता चला आ रहा है और हर जन सरोकार की आशाओं को और आकांक्षाओं को पूरा करता चला आ रहा है। बतौर पब्लिक ब्रॉडकास्टर होने की जो महती भूमिका भारत सरकार ने इस ऑर्गेनाइजेशंस को दिया है, तो चैनल कहना बेईमानी होगी, क्योंकि अगर बात करें दूरदर्शन की तो 28 रीजनल चैनल और 7 नेशनल चैनल, तो 35 तो इसके रिले ट्रांसमीटर केंद्र आज हमारे 64। तो एक बड़ा और बृहद कह सकते हैं कि एक
विस्तार दूरदर्शन का और इतने बड़े मुल्क का पब्लिक ब्रॉडकास्टर होना और उसका निर्वहन करना रियली एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी। और जैसा कि आपने बताया कि इस महती भूमिका को हमारे अग्रजों ने, हमारे सीनियर्स ने बखूबी कहने का मतलब यहाँ तक लेकर के आए और अब ये जिम्मेदारी हमारे कंधों पर डाली है। तो हमारी उम्मीद और हमारी आशा रहेगी कि बतौर पब्लिक ब्रॉडकास्टर होने की जो जिम्मेदारी, जो जन सरोकार की भावना है, जो जन सरोकार की अपेक्षाएं हैं, जो जन सरोकार की उम्मीदें हैं, हम उन लोगों तक बिल्कुल पहुँचाएँ। और बेहद ही खास दिन, जैसे आपने कहा, 13 अक्टूबर 2025 और हम 35वां फाउंडेशन डे डीडी बिहार मना रहे हैं। तो सभी देखने वाले दर्शकों को डीडी बिहार परिवार के तरफ से ढेरों 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 शुभकामनाएं, ढेरों बधाई। और इसी उम्मीद के साथ, इसी प्यार के साथ आप भी दूरदर्शन बिहार को देखते रहे। अपनी परिकल्पना, हम आपकी परिकल्पना को, आपकी सोच को, आपकी उम्मीदों को और आपकी चाहत को निरंतर आप तक पहुंचाने की बखूबी कोशिश करते चले आएंगे। और आप तक हर जन सरोकार की चीज़ें और हर रिलेटिव इन्फॉर्मेशन, हर उपयोगी जानकारी आप तक पहुंचाने की निरंतर कोशिश में लगे हैं और लगे रहेंगे। बिल्कुल, आपने हमारे दर्शकों से वादा तो बहुत अच्छा किया है कि हम कुछ नया भी, कुछ खास भी आपके लिए लाते रहेंगे। बिल्कुल। अगर हम शुरुआत से दूरदर्शन की परिकल्पना को समझना चाहें, जो इसकी एक आधारशिला है, इसका एक कॉन्सेप्ट है, क्या कहेंगे उस पर? थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जाना चाहेंगे अर्पिता आपको हम। 15 सितंबर 1959 ऑल इंडिया रेडियो से अलग हुआ हमारा दूरदर्शन। तो एक रिले ट्रांसमीटर केंद्र के थ्रू दूरदर्शन की परिकल्पना शुरू हुई। आकाशवाणी जो हमारा श्रव्य माध्यम था, तो लोगों ने सोचा, तभी के हमारे जो CEO थे VS लाली साहब ने सोचा कि इसको क्यों ना लोगों तक सजीव रूप से पहुंचाया जाए, है ना। तो ना सिर्फ एक श्रव्य माध्यम से, बल्कि होता है ना कि दर्शकों तक उसको रूबरू दिखाने की भी कोशिश की जाए कि चल क्या रहा है, दूर बैठे लोगों तक सारी जानकारियाँ उनको ना सिर्फ सुनाई दे बल्कि दिखाई भी दे। तो इसी परिकल्पना को लेकर के दूरदर्शन की शुरुआत हुई 15 सितंबर 1959। सफ़र बढ़ा 1962, फिर 65 में पहला हमारा जो 5 मिनट का न्यूज़ चैनल, न्यूज़ के रूप में जो होता है ना कि हमारी दूरदर्शन की परिकल्पना शुरू हुई। तो 5 मिनट का पहला न्यूज़ बुलेटिन पढ़ा गया पूर्णिमा पुरी मैडम द्वारा। देन 1967 काफ़ी जाना माना नाम सलमा सुल्तान पहली न्यूज़ एंकर हुई हमारी। 1967। आफ्टर दैट 72 में 2 ट्रांसमीटर दिल्ली से अलग, 2 ट्रांसमीटर हमारे मुंबई और अमृतसर में बैठाए गए। 72 की बात करें तो फिर 1975 तो 7 इंडिया के बड़े शहरों में जो होता है ना कि वो ट्रांसमिशन केंद्र बनाए गए 1975। देन आफ्टर दैट 1982 15 अगस्त 1982 एशियन गेम्स, और फिर दूरदर्शन ब्लैक एंड वाइट था और फिर वो ब्लैक एंड वाइट फिर रंगीन हो गया, तो हमारा दूरदर्शन भी रंगीन हो गया। तो इसी परिकल्पना को लेकर के फिर एक सोच उभरी कि जब होता ना कि 7 ट्रांसमीटर से जब हमारा ट्रांसमीटर रंगीन भी हो गया और हम जन सरोकार की चीज़ें पहुंचाने लगे और हर सजीव चीज़ों को लोगों तक पहुंचाने की उम्मीद जो थी, एक आशा जो थी, उसकी परिकल्पना की सोच के साथ जब हम निरंतर आगे बढ़ रहे थे, तो एक परिकल्पना शायद आई होगी कि क्यों ना, कहने का मतलब इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा मुल्क है और इतना बड़े पब्लिक ब्रॉडकास्टर की महती भूमिका को अदा कर पाना शायद होता नहीं कि चंद रिले केंद्रों से संभव ना हो। इसी परिकल्पना को शायद मूर्त रूप देने के लिए 1990 में बिहार जैसे बड़े राज्य के लिए भी एक तोहफा मिला कि क्यों ना यहाँ से भी एक रीजनल चैनल शुरू किया जाए, क्षेत्रीय चैनल शुरू किया जाए, यहाँ पे भी एक स्टूडियो बनाया जाए ताकि बिहार की परिकल्पना को, बिहार के लोगों को, बिहार की सोच को होता ना कि आम जिंदगी तक और होता ना कि ना सिर्फ बिहार बल्कि देश तक, और देश नहीं देश के बाहर भी, चूँकि आज भी हमारा रिले ट्रांसमीटर होता है ना कि देश दुनिया की रीच तक पहुँचा हुआ है। दूरदर्शन की बात करें तो जैसे डीडी इंडिया की बात करें तो इंटरनेशनल चैनल हमारा जो 146 कंट्रीज की रीच रखता है। उसी परिकल्पना के साथ 15 सितंबर 1990 में आज 35वां फाउंडेशन डे मना रहे हैं। तो सर इसी सोच के साथ बनाने वालों ने इसकी सोच और नींव रखी होगी। बिल्कुल सर, और आपने सोच की बात की। हमारे पास साथी साहब हैं स्टूडियो में, ये बेहतर बनाएंगे। बिल्कुल सर, शुरुआत इन्होंने उस दौर से किया है तो बेहतर होगा कि कुछ बातों साथ ही साथ बताएं। बिल्कुल। और सर अभी तक बिहार, डीडी बिहार ने, दूरदर्शन ने सत्यम, शिवम और सुंदरम की जो परिकल्पना है, जो आधार है, उसे लेकर अभी भी आगे बढ़ रहे हैं, आगे चल रहे हैं। बिल्कुल। पार्थसारथी सर, आपसे यहाँ जानना चाहूँगी मैं, उस दौर में कुछ समय के लिए वापस जाना चाहूँगी, आपको ले जाना चाहूँगी जब दूरदर्शन बिहार की शुरुआत हुई थी। एक छोटे से पैमाने से, एक छोटे से जगह से उसकी शुरुआत हुई थी। तो जब
कैसेट्स की बात करें, हम सीडीज़ की बात करें, जब रिकॉर्डिंग होती थी, जब न्यूज़ का टेलीकास्ट होता था, तो काफ़ी चैलेंजेस, परेशानियाँ उस वक्त उस दौर में होती ही होंगी। उस बारे में कुछ अपने अनुभव साझा ज़रूर करें हमसे। जी, जैसा मनोज जी ने विस्तार में बताया, तो उस क्रम में मैं ये रखना चाहूँगा कि बिहार ऐसा जो कंबाइंड बिहार हमारा होता था, उस समय झारखंड अलग था नहीं, तो दूरदर्शन एज सच यहाँ एजुकेशनल टीवी लेके शुरू हुआ बिहार में। तो मुजफ्फरपुर केंद्र में सैटेलाइट से उस समय कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में वो लगाया गया था टीवी सेट्स वगैरह कम्युनिटी व्यूइंग के लिए, वहाँ से शुरुआत हुई थी, वहाँ पे स्थापित था ये चीज़। इसी क्रम में 78 में मुजफ्फरपुर केंद्र की स्थापना हुई, जो कि ट्रांसमीटर था, लेकिन वहाँ एक छोटा कार्यक्रम, छोटे से कार्यक्रम का भी सोच के कुछ कार्यक्रम अधिकारी रखे गए थे और वहाँ लोकल प्रोग्राम प्रोडक्शन वगैरह होता था। लेकिन उस केंद्र के लिए जो कार्यक्रम बन के आते थे वो उपग्रह केंद्र था हमारा दिल्ली में, तो वहाँ से बन के आता था, जो कि 3 स्टेट के लिए जाता था, उसमें मुजफ्फरपुर भी केंद्र था। तो 78 में सही ढंग से आपके यहाँ ट्रांसमीटर आ चुका था, प्रोग्राम शुरू हो गए थे, तो दर्शकों के साथ हमारी पहुँच और संबंध बनना शुरू हो गया था। इसी क्रम में आगे चल के रांची में केंद्र बना, बाद में पटना में बना। तो दूरदर्शन से सब वाकिफ़ थे, लेकिन पटना में चूँकि नहीं था और ये कैपिटल था, तो इसलिए सबकी चाहत थी कि यहाँ बने, लेकिन विभिन्न कारणों से देरी होती गई। तो हम जैसे लोग जिस समय दूरदर्शन से जुड़े, तो हम लोग एक कस्बाई शहर कह सकते हैं, जैसे मुजफ्फरपुर का मैं रहने वाला हूँ, तो कस्बाई शहर था। उस दिनों मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, तो इसी समय 78 में मुजफ्फरपुर केंद्र की स्थापना हुई। तो कुछ छात्र हम लोग वहाँ गए थे, जो ऑडिटोरियम मैनेजमेंट के लिए बुलाए जाते हैं। तो उसी क्रम में जो लोग आए थे दिल्ली से, उन्होंने पूछा कि क्या आपकी वो चाहत है कि आप इस संस्था के लिए काम कर सकें। हम बोले सर हम तो अभी पढ़ते हैं, लेकिन अगर कुछ मौका मिले तो चाहत तो बनेगी। तो मुझे मौका मिला, मैं जुड़ा, और जुड़ा तो फिर जुड़ा ही रह गया। तो मुजफ्फरपुर केंद्र करने के बाद मैं चला गया था 1 साल के बाद लखनऊ में, तो वहाँ मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। फिर वहाँ से मैं रांची गया, तो जो हमने सीखा लोगों से, वहाँ जो हमारे सीनियर्स थे, उस समय बहुत अच्छा माहौल था। हम लोग कुछ जानते नहीं थे दूरदर्शन के बारे में। पहली बार मैंने दूरदर्शन का सिग्नेचर ट्यून और ध्वनि जब सुना, ध्वनि और संकेत मुजफ्फरपुर केंद्र में, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मैं जानता ही नहीं था कि अरे ये क्या है। अब तो हमारा दुर्भाग्य है कि वो संकेत ध्वनि चित्र हम नहीं देख पाते हैं, क्योंकि कंटिन्यूअस ट्रांसमिशन चल रहा है, तो उसको नहीं लिया जाता है। अच्छा, तो उस क्रम में जब पटना में केंद्र खुला, तो बहुत जगह से स्टाफ आए थे, कुछ लोग टूर पे आए, कुछ पोस्टिंग पे आए, हमारे डायरेक्टर आए। तो सबों को एक ही चाहत थी कि पूरे बिहार को किस तरह से अच्छे ढंग से कवर किया जाए। तो जैसा कि दूरदर्शन की अपनी सोच है कि वो स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों में अपना विकास कैसे हो, महिलाएं कैसे, तो इसी कार्यक्रम बनता रहा। मनोरंजन, खेल कूद सब कुछ लिया गया। तो हमारे जो प्रोड्यूसर थे, उन्होंने अच्छे अच्छे कार्यक्रम किए यहाँ। कम सुविधा में नाटक यहाँ बहुत अच्छा बना जी। आज भी अगर लाइब्रेरी में से आप निकाल के कभी देखें, तो उन नाटकों को आप देख के ये नहीं समझ पाएंगे कि इस केंद्र की ये उपज है, यहाँ का प्रोडक्शन है, क्योंकि यहाँ उस समय कुछ था नहीं। फिर संगीत के बड़े बड़े कार्यक्रम हुए, जो यहाँ के बड़े बड़े माहिर घराने के रामचतुर मलिक साहब, सियाराम तिवारी साहब, इन लोगों को जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे थे, उन लोगों का प्रोग्राम इसी छोटे से स्टूडियो में इतने वाद्य यंत्रों के साथ जो हुआ था, जैसे कि मतलब आप सोच नहीं सकते हो क्या वैसा हो सकता है। आज बड़े बड़े ऑर्केस्ट्रा के साथ बड़े बड़े हॉल में रिकॉर्डिंग होती है, उस समय एक छोटा सा स्टूडियो में होता था वो। मनोज सर, मैं आपसे ही ये सवाल लेती हूँ कि इतनी विश्वसनीयता कायम करना दूरदर्शन के लिए अपने आप में एक अतुलनीय कार्य है, कैसे ये संभव हुआ? क्योंकि आजकल आप देखिए कि आज तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, और फेक न्यूज़ कह लीजिए या मेड कंटेंट कह लीजिए, बहुत ज़्यादा मार्केट में है। ऐसे में दूरदर्शन ने कैसे अपने आप को भरोसेमंद बना कर रखा है? दूरदर्शन की बात जब हम लोग करते हैं तो इसका टैग मोटो ही है ट्रुथ, गुडनेस एंड ब्यूटी। दूसरे परिकल्पना में अगर हम कहें उसको तो सत्यम शिवम सुंदरम। तो पहला वर्ड ही जो इनका है ना, उसको चरितार्थ करता दिखाई देता है। आपके सवाल का पहला जवाब ये कि सत्य, सत्यम, तो शिवम सुंदरम। तो होता है ना कि इसकी परिकल्पना इनके टैग मोटो में ही जुड़ा हुआ है, क्या कि जो
आज अगर बात करें, अगर हम इंडियन परिदृश्य की बात करें, चैनल्स की बात करें, तो पहले तो दूरदर्शन का एक क्षेत्राधिकार था, लेकिन आज की अगर बात करें तो 900 से ज़्यादा चैनल्स। और आपने कहा कि विश्वसनीयता की रीच इसी से समझी जा सकती है कि अभी भी जब वो न्यूज़ तब तक न्यूज़ नहीं मान लिए जाते हैं, इस 900 प्राइवेट चैनल्स के होने के बावजूद भी 70% जो विश्वसनीयता होती है, तो 70% विश्वसनीयता दूरदर्शन न्यूज़ की ऑथेंटिसिटी की बात कर रखे होते हैं। आज के दौर में भी, बदलते दौर के साथ जहाँ चीज़ें काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बदलती दिखाई दे रही है ना, उसमें भी हमारा दूरदर्शन 70% की रिचनेस के साथ 69 पॉइंट समथिंग के साथ भी नंबर 1 टॉप पे कहते हैं ना, क्योंकि जो टॉप पे था टॉप पे है और टॉप पे ही रहेगा। तो इनके ऑथेंटिसिटी एक दिन में नहीं बनाई गई है ना, वर्षों की तपस्या है, वर्षों की लगन है, वर्षों की एक आधारभूत संरचना है, और जो एक इनकी फाउंडेशन है, जो इनकी नींव की मजबूती है, और जो एक विश्वसनीयता लोगों ने इसके जुड़ाव के साथ महसूस की है। और इनके काम करने वाले जितने भी तमाम प्रोड्यूसर के जितने भी सहयोगी, तमाम इंजीनियर्स, तमाम इंफॉर्मेशन सेवा के जितने भी हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं, तो इनकी एक जो टीम फ्रेमवर्क है, इतना मजबूत फाउंडेशन दूरदर्शन का, और जिस पे होता है ना कि सत्यता को पहले परखा जाता है, ऑथेंटिसिटी को चेक किया जाता है। मिनिस्ट्री का एक काफ़ी महत्वपूर्ण अंग, सूचना प्रसारण मंत्रालय का बेहद ही मजबूत स्तंभ। तो इनकी विश्वसनीयता इसी से महसूस की जा सकती है कि भारत सरकार का पब्लिक ब्रॉडकास्टर होने की महत्वपूर्ण भूमिका को जो अदा करना होता है, तो ये सिर्फ चंद शब्दों में कह करके, या फिर होता है ना कि न्यूज़ को हाइप दे करके, या फिर होता है ना कि न्यूज़ में कुछ मिर्च मसाला डाल करके न्यूज़ को परोसने का जो प्राइवेट चैनल्स का की जो ये भागम दौड़ है, तो इससे अभी भी दूरदर्शन ने अपने को खुद को जुदा रखा है। तो यही जो जुदा रखा है ना, कि वो आगे निकलने की दौड़ से जो अपने को जुदा रखा है, क्योंकि खुद भी आगे है, ये हमेशा से आगे है और आगे है और आगे ही रहेगा। तो इसे ये दौड़ में शामिल ही नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि इसे पता है कि इसकी रिचनेस को टच करना, इनकी रीच तक पहुंच पाना भी अदर चैनल्स के लिए शायद बहुत मुश्किल हो। That's right, sir. तो इसी परिकल्पना को हम लोग भी अपनी जी तोड़ मेहनत से, और हमारे जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं जो सूचना प्रसारण सेवा के हो, इंजीनियरिंग सेवा के हो, प्रोग्राम सेवा को, तो सबके विश्वास और सबकी का एक मेहनत है, और जो इनकी लगन है, और जो इनको विश्वसनीयता के साथ खड़ा रखने में अपनी पूरी महती भूमिका और मजबूती प्रदान करता चला रहा है। तो उन सभी को सैल्यूट आज फाउंडेशन डे पे। और सर, जब ट्रूथ और ट्रांसपेरेंसी की बात होती है तो दूरदर्शन का नाम सबसे पहले लिया जाता है। बिल्कुल सर, आपसे ही एक मेरा अगला सवाल यही, चूँकि हम समाचार की बात कर रहे हैं, तो सर प्रोग्राम्स की बात करें अगर, तो डायलेक्ट्स जो है, लैंग्वेजेस हैं, हर लैंग्वेजेस में आ रहे हैं, और समाचार हिंदी के अलावा और किस किस रीजनल लैंग्वेजेस में दिखाए जा रहे हैं? बहुत अच्छे सवाल किया आपने। अभी पिछले दिनों में महानिदेशालय के कार्यक्रम प्रमुख और कार्यालय प्रमुख के एक नेशनल मीट में था, और वहाँ जानने के लिए भी मेरा जो सवाल कर पा रही हैं आप मुझसे, तो वहाँ मुझे भी जानकर खुशी हुई जब हमारे डीजी न्यूज़ मैडम ने अपना प्रेजेंटेशन माननीय मंत्री साहब के प्रेजेंस में दिया। तो पहले 22 लोकल रीजनल जो होते हैं ना कि डायलेक्ट्स में लैंग्वेजेस में हमारे न्यूज़ प्रसारित किए थे, जिसमें 4 लोकल और डायलेक्ट्स को ऐड ऑन किया। तो बहुत गौरव का पल मुझे भी महसूस हुआ जब वो प्रेजेंटेशन चल रही थी, हमारे डीजी न्यूज़ मैडम प्रिया मैडम ने जो वो प्रेजेंटेशन रखा, तो उसमें 2 डायलेक्ट्स का ऐड ऑन किया, मैथिली और भोजपुरी। तो बहुत अच्छा लगा कि ये हमारी दौर में हमारे जो पिछले 3 महीने की कोशिश थी, हमारे न्यूज़ एड सर का, हमारी डीजी न्यूज़ मैडम का, हमारे डीजी सर का, हमारे सीईओ सर का जो सपोर्ट सिस्टम था, तो उनकी परिकल्पना के साथ जो हमारा भी सपोर्ट सिस्टम बन पड़ा, तो हमारे इस रीजन में ये 2 और डायलेक्ट जोड़े गए। तो 24 और 2 संबलपुरी और एक उड़िया चैनल्स को ऐड ऑन किया गया, तो टोटल 26 जो आप बात कर रहे हैं, तो टोटल 26 लोकल डायलेक्ट्स में ये न्यूज़ प्रसारित किए जा रखे हैं। तो बड़ी परिकल्पना और बड़ी सोच और बड़ी आधारभूत संरचना के साथ दूरदर्शन निरंतर अपने फैलाव के साथ बढ़ता चला जा रहा है। सर, बहुत सुंदर तरीके से आप तो ये डीडी बिहार की भी जो बात कर रही होती है, तो एक लौता चैनल जो होता है ना कि 4 लैंग्वेज में, 4 भाषाओं में न्यूज़ प्रसारित करता है। तो ये गौरव का पल दूरदर्शन बिहार के लिए। फाउंडेशन डे की बात करें तो 35वां साल, जिसमें से 2 तो पहले से चलते आ रहे थे, हिंदी और उर्दू, और ये पिछले 3 महीनों जो हमारा कार्यकाल रहा, तो उसमें ये 2 एडिशन भोजपुरी और मैथिली का, तो रियली गौरवान्वित करता है हमें भी और दूरदर्शन बिहार को भी, और यहाँ दूरदर्शन बिहार के चाहने वाले लोगों के लिए। तो ये प्रयास जारी रहेगा, ऐड ऑन करेंगे, कुछ चीज़ें और भी जोड़ेंगे।
बिल्कुल, बिहार की संस्कृति, बिहार के संस्कार और बिहार की भाषा, बोली, गांव, घर सबको हमने जो कवर किया है। और देखिए, मैं जो बार-बार जिस प्रयास की बात कर रही थी, मनोज सर ने अभी ज़िक्र कर ही दिया है कि ये प्रयास कितना आगे तक जा चुका है और आगे तो ये बढ़ता ही जाएगा, हमें पूरी उम्मीद है। अब मैं पार्थसारथी सर आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी, क्योंकि ना सिर्फ भारत के अंदर मेरी जानकारी है कि हम विश्व में कई देशों तक पहुँच रहे हैं और उसमें हमारा जो योगदान है उसमें सबसे बड़ी भूमिका हमारे डीडी बिहार की है, क्योंकि जो हमारा कल्चर है बिहार का काफ़ी रिच, समृद्ध है, विस्तारित कल्चर है। तो कैसे इसमें योगदान है हमारे दूरदर्शन का, मुझे लगता है आप काफ़ी विस्तार से हमें समझा पाएंगे। इस संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि जो स्थापना ही इस केंद्र की हुई है, जो नेशनल चैनल है उसके अलावा जो भी स्टेट चैनल्स हैं, वो इसीलिए है कि जो रीजनल चीज़ें हैं हमारी, उसको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल पे लाया जा सके। तो हम अगर उस चीज़ से चूक जाते हैं तो जो हमारे सीनियर्स ने सोचा था इस केंद्र की स्थापना करते हुए, उसको हम उस धोखा दे रहे हैं। क्योंकि हमें यही देखना है कि जो हमारी चीज़ें हैं, बड़ा रिच हेरिटेज है बिहार का। आप पर्यटन की बात करें, पर्यटन केंद्रों की बात करें, साहित्य की बात करें, लोक संस्कृति की बात करें, बहुत रिच है, जो कि बहुत अछूता है। और सच पूछिए तो अभी वो बिखरा पड़ा है, उसको समेटना मुख्य काम हमारा वही होना चाहिए। बिल्कुल। कि हम उन साहित्य को जो कि हमारे गांव-गांव में फैले हैं, मिथिला के हैं, मगध के हैं, भोजपुर के हैं, उनको हम लाएं और राष्ट्रीय पटल पे लाएं। बहुत रिच है, अगर हम कोशिश करें तो बहुत कुछ है, हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और हमारी स्थापना भी हुई है उसी के लिए। तो हमारा प्रमुख कर्तव्य बनता है कि उनको हम लाएँ, उन लोगों को जोड़ें अपने केंद्र से, उन पर कार्यक्रम करें। जहाँ तक कंट्रीब्यूशन की बात है, तो पटना केंद्र बिहार सच जो है, बिहार डीडी बिहार, इसका योगदान बहुत ही बढ़िया रहा है। बिहार से हमेशा ही, मतलब रांची के दिनों से ही नेशनल के लिए हमेशा डॉक्यूमेंट्रीज जाती रही। जब न्यूज़ चैनल नहीं था तो पूरे बिहार के न्यूज़ को कवर किया जाता था। तो हमेशा बिहार ने अपना स्थान राष्ट्रीय चैनल पे बना के रखा है शुरू से ही, जबकि केंद्र हमारे यहाँ नहीं होता था। फिर भी तो ये चलता रहा। फिर जब उपग्रह चैनल हो गए, अब सैटेलाइट के थ्रू से ही सारा ट्रांसमिशन है। टेरेस्टेरियल बहुत से लोग जानते भी नहीं है कि टेरेस्टेरियल क्या होता है, क्योंकि अब सबको अब आपके मोबाइल में सारा कुछ मिल रहा है। तो चैलेंज बहुत बढ़ गए हैं। लेकिन आपको चैलेंज इसलिए नहीं है क्योंकि आपकी पहुंच अलग है और आपका उद्देश्य अलग है। बिल्कुल सर। हमारा वो उद्देश्य नहीं है जो कि कमाऊ चैनल का होता है। जी। हमारे और उनमें ये अंतर है कि ये माँ की रसोई है, वो होटल की रसोई है। उसको केवल सुस्वादु खान पान प्रस्तुत करना है और हमें शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कार को बना के रखना है। तो कहा ना कि ये माँ की रसोई है। तो दूरदर्शन को एक माँ की तरह अपनी सभ्यता और संस्कृति को संजोकर लोगों के सामने लाना है, उनको जोड़ना है। तो ये काम बखूबी हमारा केंद्र कर रहा है। डीडी बिहार इसमें बहुत आगे है। हम शायद, हमारे दर्शक हो सकता है कि नई चमक दौर में हमसे थोड़ा दूर हो रहे हों, तो हमारी ड्यूटी बनती है कि उनको हम कैसे जोड़ें। जैन जी की बात चलती है आजकल बहुत जोर शोर से। युवा हैं, उनको कुछ चाहिए तो वो जो आसानी से मिल रही है, उनको नहीं मालूम कि हमारे संस्कार क्या है। बहुत लोगों को ये मालूम ही नहीं कि मिथिला एक इतना रिच जगह है, भोजपुर एक इतना रिच जगह है जहाँ की हमारा बहुत कुछ है। बहुत से लोग हमारे हैं जो हमारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनको जानते ही नहीं है। वो कब एफिल टावर की बात करेंगे वगैरह वगैरह करेंगे, कि उनको नहीं मालूम कि हमारे शहर में ही, हमारे अपने पटना शहर में ऐसी चीज़ें हैं, राज्य में है। तो ये सब चीज़ अगर हम प्रस्तुत करेंगे तो हमारा टूरिज्म भी बढ़ेगा, हमारे केंद्र का कंट्रीब्यूशन अच्छा होगा। और हमारी ड्यूटी बनती है कि जो हमें यहाँ बैठाया गया है इन सब कामों के लिए, उसको हम करें। तो डेफिनेटली मनोज जी इन सब चीज़ों में आगे बढ़ेंगे ही और करेंगे ही। और मैं अपेक्षा करता हूँ कि ये इसको देखें और करें, दर्शकों को जोड़ें। बिल्कुल सर। और बखूबी डीडी बिहार ने जो हमारी संस्कृति है, हमारी धरोहर है, उसे घर घर तक पहुंचाया है। क्योंकि हम भटक गए हैं, लगता है। बिल्कुल सर। अगर हम उसको नहीं करते हैं मतलब हम भटक गए हैं। और सर सबसे अहम बात यहाँ ये भी है, इसी सोच के साथ जोड़ना चाहेंगे, जैसा कि सर बता रहे थे, पार्थसारथी साहब बता रहे हैं कि जैसे होता है ना कि काफ़ी रिच है बिहार, और बिहार के अनटच्ड पहलू को दिखाने की कोशिश करनी चाहिए। व्हाट अबाउट बिहार, अगर डीडी बिहार है तो बिहार टैग विद दूरदर्शन, तो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डीडी बिहार के लिए कि आप दूरदर्शन के कैमरे के माध्यम से बिहार को दिखाने की कोशिश करें। होता है कि जब गणतंत्र की बात करते हैं तो बिहार का नाम आता है। जब कहने का मतलब होता है ना कि
डेस्टिनी की बात करते हैं तो बिहार का नाम आता है, जब शिक्षा की बात करते हैं तो बिहार का नाम आता है, जब ज्ञान की बात करते हैं तो बिहार का नाम आता है, जब होता नहीं कि एक समृद्ध रियासत की बात करते हैं तो बिहार का नाम आता है। तो बिहार फर्स्ट। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिहार फर्स्ट की जो परिकल्पना है, और जैसा कि सर ने कहा कि उस एडेड मूल्यों को लोगों तक पहुंचाने की जो पहल होनी चाहिए दूरदर्शन बिहार की, उस परिकल्पना में मैं शामिल हूं। और बहुत ही जल्द हो सकता है कि इस मंथ के लास्ट में आपको चल देखे बिहार एक कार्यक्रम लेकर के आए ट्रैवलॉग फॉर्मेट, जिसमें हम उन्हीं मूल्यों को दिखाने की, दूरदर्शन के माध्यम से बिहार के उन अनटच्ड पहलू को, वो हेरिटेज को, उनके आर्कोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को, उनके पौराणिक मूल्यों को, उनके कस्टम कल्चर्स को, उसके ट्रेडिशनल मूल्यों को, हर वो खास चीज़ आपको बिहार के बारे में देखने समझने के लिए बेहद ही खास कार्यक्रम चल देखे बिहार आपको देखने को मिलेगा। बहुत दिलचस्प बातें सर आप लोगों से हो रही हैं, आगे भी बहुत मैं सारे पहलुओं पर बात एक दो लाइन जोड़ना चाहूँगा इसमें कि मैं अपने सभी साथियों से ये बस करबद्ध निवेदन करता हूँ कि स्टूडियो में मत बैठो, रूम में मत बैठो, फील्ड में आओ, नए लड़कों से मिलो, यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाओ, देखो वहाँ क्या हो रहा है। आप भी उत्साहित होगे, आपकी आयु बढ़ेगी और अच्छे कार्यक्रम बनेंगे। रूम में बैठ के प्रोग्राम नहीं बन सकता है, उसके लिए आपको फील्ड में जाना होगा, लोगों को सोचना होगा, समझना होगा, मिलना होगा, वो हमें करना पड़ेगा, नहीं तो वो भटक गए हैं, भटके रहेंगे, हमारे दर्शक भटक जाएंगे। समय बदल रहा है, डिजिटल युग है, तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और सर इस फास्ट पेस लाइफ में हर किसी के पास शायद उतना वक्त नहीं होता कि वो बैठकर टीवी का आनंद ले पाएँ, अपने प्रोग्राम्स देख पाएँ। मोबाइल एक बहुत बेहतर ज़रिया हो गया है जिसके द्वारा लोग अपने मनपसंद कार्यक्रम्स देख पाते हैं। तो सर यहाँ पे जो प्रसार भारती का OTT प्लेटफॉर्म वेव्स जिसकी शुरुआत हुई है, वो एक बहुत अच्छा मीडियम है, माध्यम है अपने पसंदीदा कार्यक्रमों को देखने का, क्या कहेंगे इस पर आप? बहुत ही अच्छा सवाल किया है आपने अनामिका। और बदलते दौर के साथ और भविष्य की परिकल्पना के साथ होता है ना क्या कि दूरदर्शन की अस्तित्व की बात करें और उनकी स्टेबिलिटी की बात करें और उनके फॉर फ्यूचर बीइंग के परिकल्पना भी बात करें, तो ये सवाल महती रूप से आपका जुड़ जाता है OTT और वेब्स। तो पहले हम OTT की बात कर ले। बिल्कुल सर। बखूबी हम लोग जान पा रहे हैं ऑन द टॉप। अगर OTT की बात करते हैं तो ऑन द टॉप तो दूरदर्शन वहाँ पे भी ऑन द टॉप है। अभी 2025 की जो पुरस्कार वितरण किया गया तो उसमें से दूरदर्शन को OTT प्लेटफॉर्म के लिए नंबर 1 का ताज मिला। तो बताया मैंने कहना कि समृद्धता का जो एक पैमाना है ना वो तो दूरदर्शन से ही शुरू होता है। अगर हम किसी भी परिपाटी की बात करें तो वहाँ पे भी ऑन द टॉप है दूरदर्शन। इतने 800-900 चैनल की बात करें तो दूरदर्शन वहाँ भी अपनी समृद्धता को मजबूती के साथ खड़ा रखता है और वहाँ पे भी हम नंबर 1 है जी। और वेब्स की बात कर रखे होते हैं तो वेब्स होता है ना कि बतौर पब्लिक ब्रॉडकास्टर होने की महती भूमिका को उस टर्म में भी बखूबी अपने को ढालता और संजोता और संवारता नजर आता है। वेब्स फ्री टू एयर, जितने भी सेटअप बॉक्स की बात कर ले, जितने भी कहने का मतलब आप सर्वर की बात कर ले या फिर सेटअप बॉक्स की बात कर ले, जिसके तहत लोग अपनी अलग अलग प्लेटफॉर्म पर टीवी प्रोग्राम्स देखते हैं, तो पब्लिक ब्रॉडकास्टर होने की महती भूमिका होने के कारण ये फ्री टू एयर इकलौता तो ये दूरदर्शन ही कर सकता है, क्योंकि ये पब्लिक ब्रॉडकास्टर होने की महती भूमिका को न सिर्फ होता नहीं कि बुनाता है बल्कि जीता भी चला आ रहा है। और उसी परिकल्पना में वेब्स की जो परिपाटी कह रखा, जो आपने पूछा वेब्स, तो ये हमारा जो प्लेटफॉर्म है, हमारा जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वेब्स, जिसके तहत आप तमाम चैनल्स को फ्री टू एयर देख सकते हैं। फ्री पब्लिक, ये आम जनों के लिए फ्री है, फ्री टू एयर है, तो बिना कोई शुल्क अदा किए एक नॉमिनल वेब्स ऐप को जाइए, लोड करिए, इंस्टॉल करिए, रजिस्टर जरूर करिए सो दैट कि कहने का मतलब आपको भी एक कहने का दूरदर्शन के साथ एक लगाव, एक जुड़ाव, एक अपनापन होने का एक लगाव महसूस होगा। तो रजिस्टर भी जरूर करिए वेब्स ऐप को जो फ्री टू एयर है, और देखिए भी उसमें तमाम लैंग्वेजेस जो आपने परिकल्पना की, जो 28 रीजनल चैनल्स हैं, वो 28 रीजनल चैनल्स के साथ साथ 7 जो हमारे नेशनल चैनल्स हैं, जो इंटरनेशनली जिसकी रीच है, ऐसे तो हमारे DDBR की भी, हमारे हर रीजनल चैनल की भी नेशनल इंटरनेशनल रीच है, तो आप उस सभी चैनल्स को एक साथ देख सकते हैं, एक प्लेटफॉर्म देख सकते हैं। और आपने एक अच्छी चीज़ कहा कि बदलते परिवेश के साथ ज़िंदगी बदल गई है, ज़िंदगी मोबाइल हो गई है। हर युवा जो होता है ना कि चलते फिरते बैठने का वक्त नहीं है, ज़िंदगी इतनी मोबाइल हो गई है, तो हर को चीज़ों को इन्फॉर्मेशन चाहिए, इंटरटेनमेंट चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो पॉकेट में मोबाइल में है, तो वो वेब्स भी मोबाइल पे है। तो वो मोबाइल ऐप्स के तहत आप चलते फिरते, घूमते फिरते, ऑफिस कार्यालय में भी
या फिर जहाँ पे भी आप जा पा रहे हैं तो वो आपके पॉकेट में अवेलेबल है, वो आपके हाथ पे अवेलेबल है, बस एक क्लिक करिए और ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कुछ हम बातें कार्यक्रम के बारे में भी ज़रूर करना चाहेंगे सर। बहुत सारे नए कार्यक्रम शुरू होने वाले हैं, प्रोग्राम्स आने वाले हैं, लेकिन अगर हम अभी के समय की बात करें तो कार्यक्रम जो नए बन रहे हैं, अंदाज भले ही नया हो, लेकिन जो वो मिट्टी की खुशबू है, वो जो कल्चर का झलक है, वो एक तड़के के साथ पेश किया जा रहा है। तो उसमें से एक चित्रहार की सर बात ज़रूर करना चाहेंगे, उसके बहुत नए झलक से और नए तरीके से उसे प्रस्तुत किया जा रहा है। तो सर उस बारे में भी कुछ बताएं कि और कौन से आगे कार्यक्रम हैं जो शुरू होने वाले हैं। थोड़ा डेफिनेटली जैसे होता है ना कि एक निरंतर काल से चित्रहार होता है ना कि दूरदर्शन की एक आइडेंटिटी रही है, एक जाना माना प्रोग्राम, जाना माना कार्यक्रम जिसके तहत हम लोगों को एंटरटेन करते चले आ रहे हैं। तो DDBR ने भी एक पहल शुरू की है, उसके प्रोड्यूसर रजनीकांत जी ही है। तो होता है ना कि कुछ किया नहीं उन्होंने, गाने वही हैं। तो होता है ना कि उसको रूपले पर्दे पर होता है ना कि उनके छुए अनछुए पहलू को बताने की जो एक जो होता है ना कि जो अपने कहा कि तड़का लगाने की जो कोशिश की गई है, तो उसके अध्ययन को, उनके अध्ययन को थोड़ा सा आत्मसात करके उसको थोड़े से उनके इन्फॉर्मेशंस को उस मूल्यों के साथ, उस गाने के साथ ऐड ऑन करके जो परोसने की एक अच्छी कोशिश की गई है, लोगों द्वारा काफ़ी पसंद किया जा रहा है। OTT प्लेटफॉर्म पे भी काफ़ी पसंद किया जा रहा है, क्योंकि हम अवेलेबल है, हमने वेब्स पर अवेलेबल है, तो लोग वहाँ पे भी होता है ना कि मोबाइल्स पे भी उसका लाखों लोग देख पा रहे हैं। तो खुशी हुई क्या कि DDBR का ये कार्यक्रम को लाखों लोग पसंद कर पा रहे हैं। मैंने जैसे जिक्र किया कि होता है ना कि ट्रेडिशनल मूल्यों के बिहार के हिस्टोरिकल प्लेसेस, आर्कियोलॉजिकल प्लेसेस, मैथोडोलॉजिकल प्लेसेस, और होता है ना कि जितने भी रिच प्लेसेस हैं, आर्कियोलॉजिकल प्लेसेस, और जितने भी अनटच्ड एरियाज को दिखाने की जो कोशिश है चल देखे बिहार के माध्यम से देख पा रहे हैं। जनता तक पहुंचने की जो रिचेबिलिटीज़ है हमारा, जैसे सर ने कहा कि 1967 में हमारा DD किसान चैनल शुरू हुआ हमारा, है ना, कृषि दर्शन कार्यक्रम शुरू हुआ। जब मैंने ज्वाइन किया 2015 में, तो DD किसान सेम डे जिस दिन हमारी ज्वाइनिंग थी इस ऑर्गेनाइजेशंस में, तो उसी दिन DD किसान का उद्घाटन भी हुआ। तो एक अच्छा सा एक अनुभूति महसूस होती है कि एक राष्ट्रीय चैनल का उस दिन उद्घाटन हुआ जिस दिन मेरी ज्वाइनिंग थी। तो एक अच्छा पल, एक अच्छा विश्वास मन में उभरा। तो वो सबसे लंबा चलने वाला कार्यक्रम कृषि दर्शन, तो होता है ना कि उसको बखूबी रूप से होता है ना कि स्टूडियो से निकल करके बाहर करने की परिकल्पना को मूर्त रूप दिया जाएगा, और कोशिश भी शुरू हो गई है कि बाहर जाके कार्यक्रम किए जाए, लोगों से जुड़ा जाए, लोगों की परिकल्पनाओं से जुड़ा जाए, लोगों की सोच के साथ जोड़ा जाए। और पब्लिक ब्रॉडकास्टर, तो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हम जोड़ना चाहेंगे दर्शकों के भी आज फाउंडेशन डे के मौके पर कहना चाहेंगे कि पब्लिक ब्रॉडकास्टर, तो पहले पब्लिक आता है ब्रॉडकास्टर के पहले। तो बतौर ब्रॉडकास्टर मैं आपके सामने हूँ, और एक यंग ब्रॉडकास्टर होने की महत्वपूर्ण भूमिका मैं तभी परिकल्पना को मूर्त रूप दे पाऊंगा या जुड़ पाऊंगा आपसे, जबकि उसके पहले लगा हुआ वर्ड पब्लिक, मतलब आप जो देख पा रहे हैं, हर जन सामान्य, हर जन आम से कहना चाहेंगे कि ये आपका चैनल है, ये आप ही के लिए है, ये आपके लिए बनाया गया है। तो आपके पास जो भी मूल्य हो, जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी कहने का मतलब रीचनेस हो, उसे बताना, दिखाना या जताना चाहेंगे, तो बिल्कुल ये मंच आप ही के लिए है। जुड़े, इसे प्यार करें। और जो समृद्धता है, जैसे होता है ना कि यूट्यूबर्स, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे अपनी जो भी खूबियाँ हैं उनको दिखाने की कोशिश कर रही है। तो ये समृद्ध दूरदर्शन का मंच, तो क्यों नहीं आप हमारे मंच पर आएँ और अपनी परिकल्पना को, अपनी सोच को, अपनी उम्मीदों को यहाँ से दिखाने की कोशिश करें। तो इसी सोच के साथ हम आगे बढ़ेंगे और आपको भी शामिल करेंगे और आपको आमंत्रित भी करेंगे बेहद ही खास फाउंडेशन डे के मौके पर। आप सभी को बहुत अच्छी बात सर आपने कही कि जिस यंग जनरेशन की सर अभी पारसारथी सर बात कर रहे थे कि भाई ये कुछ अलग ही मोड में है, जेंजी है, लेकिन सर ने जो अभी मुझे डिटेल दी कि भाई हम किस तरह से फ़ोन में आप किसी भी समय फ्री ऑफ कास्ट हम प्रोग्राम देख सकते हैं। मतलब हम यूथ के बीच हैं, और ना सिर्फ हैं बल्कि यूथ के लिए तमाम कार्यक्रम भी DD बिहार लेकर आता रहता है, और तमाम कार्यक्रम भी। बिल्कुल बिल्कुल सर, बातें बहुत सारी हैं आपसे करने को, बहुत कुछ जानना चाह रहे हैं, पर समय की थोड़ी पाबंदी है। जाते जाते पार्थसारथी सर आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे, आज के इस खास दिन क्या कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों से? मैंने जैसा कहा कि जो हमारी हमसे अपेक्षा जो है दर्शकों की भी और संस्था की भी, उसको हम पूरा करने के लिए कुछ ऐसा करें कि दर्शक को फिर से हम टेलीविज़न के सामने बैठाएं। ये हम तभी कर पाएंगे जब वो जुड़ेंगे अपनी चीज़ों से। अगर उनके पास जैसे अलिफ लैला टाइप स्टोरी आती है, बूढ़े बच्चे सब बैठते हैं, हाँ, तो हमारे पास बहुत सी ऐसी कहानियाँ हैं, बहुत से ऐसे साहित्य हैं जो कि बहुत अनछुए पड़े हैं। उसको हमको लाना है, उन पे कार्यक्रम करना है, उस पर फिल्म बनाए,
नाटक करें, संगीत हमारे ऐसे ऐसे हैं, संगीतज्ञ हैं हमारे यहाँ, उन लोगों को लाएं, जो लोक कलाएं हैं उनको दिखाएं। दर्शक बैठेगा, फिर बैठेगा, पहले भी बैठता था। आपको ये मैं बताऊं कि जब पटना टीवी से कार्यक्रम चला करते थे तो जो लोकल टेस्ट के सीरियल्स होते थे उसके लिए बोड़े भर भर के चिट्ठियाँ आया करती थी। इसका मतलब है कि दर्शक बैठते थे। तो हमें फिर से उस चीज़ को पैदा करना है, क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा कि दर्शक असल में भटक गए हैं इस चकाचौंध में। उनको बाजार की चीज़ जो मिल रही है उससे उनको घाटा है। हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम अच्छी चीज़ों को लाएं, सही ढंग से प्रस्तुत करें ताकि वो फिर से बैठें। समय है उनके पास, क्योंकि हमें नहीं कुछ मिल रहा है घर में, इसलिए हम बाहर घूम रहे हैं। बिल्कुल, अगर वक्त है तो क्यों ना हाँ। मनोज सर से भी जाते जाते संदेश लिया जाए। सर, आप क्या मनोज कहना सर, चाहेंगे? क्या युवाओं के लिए, हमारे बिहार के उन तमाम महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, बच्चों के लिए फ्यूचर क्या देखते हैं डीडी बिहार की तरफ से आप? अच्छा सवाल है आपका। चलते चलते बस यही ऐड ऑन करना चाहेंगे, जो दूरदर्शन की परिकल्पना है, जो दूरदर्शन की सोच है, दूरदर्शन की रिवायत है कि सबको, सब जन सामान्य को जोड़ने की जो एक हमारी सोच है, एक हमारी आशा है, एक आशा और जो हमारी उम्मीद रहती है कि सभी, जैसे आपने बात किया महिला का, जैसे आपने बात की बच्चों की, जैसे बात की युवाओं को, सबको जोड़ने की जो परिकल्पना कोई भी अगर एक राष्ट्रीय चैनल करता है तो सिर्फ और सिर्फ दूरदर्शन है। तो नई सोच के साथ, नई विश्वास के साथ, और सबसे इम्पोर्टेंट जो अभी साथी साहब ने भी कहा कि उनको उनकी चाहत के साथ युवा को, आज के पैशनेट युवा को उन्हें क्या चाहिए, लेकिन हमारे ट्रेडिशनल मूल्यों को संजोते हुए दूरदर्शन की अपने जो एक एडेड वैल्यूज है, बिना उस एडेड वैल्यू को छोड़े हुए जो दूरदर्शन, जो हमारे यूथ, युवा या हमारी महिला या फिर हमारा जो एक वर्ग जो देखना चाहता है, जो ऐड ऑन करना चाहता है, तो उनके मूल्यों को भी समाहित करते हुए फिर उस कार्यक्रम को परोसने की कोशिश करने में आगे बढ़ेगा, और उसकी सोच के साथ, उसकी परिकल्पना के साथ ना सिर्फ बल्कि उनको ऐड करते हुए भी, उनको जोड़ते हुए भी हम उनके बीच जाना चाहेंगे। बिल्कुल, हम कुछ नया सीखेंगे भी, नया सिखाएंगे भी, और अपनी बिहार की संस्कृति को भी और समृद्ध बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज सर आपका, पार्थसारथी सर आपका, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो दर्शकों, उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। हमने बहुत सारी बातें की, हम नॉस्टैल्जिक हो गए थे थोड़ी देर के लिए और उन यादों में चले गए थे, पर आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे कि आज का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा। इसके लिए आप हमें ख़त ज़रूर लिखें, हमारा पता नोट करें। हमारा पता है निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना 800001। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है directorddkpatna@gmail.com। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए मेहमान के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए।